तो हम विमर्श की प्रक्रिया में इस समय कुछ युवा वर्ग के विद्यार्थी भी हैं, शिक्षक भी हैं, इनके साथ में हैं नववर्ष की पूर्व संध्या पे। और इनसे देश की क्या अपेक्षा है, युवाओं से, युवाओं की देश से क्या अपेक्षा है, समाज से क्या अपेक्षा है, इसके बारे में कुछ इनके मन की बात जानने की इच्छा करेंगे। तो आप बताएं कि आप केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से हैं, विद्यार्थी भी हैं, पढ़ाते भी हैं। सबसे पहले बताइए कि विद्यार्थियों, नौयुवाओं का क्या अधिकार है जो इस समय ठीक से पूरा नहीं हो पा रहा है। सर, अधिकार की बात करें कि पहले तो सर आपको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और सर आपको मेरा प्रणाम भी। तो रही देखिए, एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन तो अगर हम बात हमारे देश की अगर हम बात करते हैं, हर एक नागरिक, हर एक बच्चे, हर एक विद्यार्थी का ये मौलिक अधिकार है। हम इसे अपना मौलिक अधिकार मानते हैं। और देश की उन्नति की अगर हम बात करें तो उन्नति में अगर हम उन्नति तब हम कर पाएंगे जब हम उसके लिए पहले तो एजुकेटेड हों, सही शिक्षा हमें ज्ञान होनी चाहिए, वो भी अच्छी जगहों से। और अगर हम अच्छी शिक्षा अगर हम पाने की हिम्मत अगर रखते हैं तो अच्छी जगह, अच्छे इंस्टीट्यूट में भी जाने की रहती है। जैसे आजकल अगर हम बात करें तो आजकल छोटे छोटे बच्चे अगर देखें, जैसे एक ऐसे ही अगर हम समझे तो यूट्यूब पे मैं देख रहा था, हम अपने ही देश के राज्य की बात करें, उत्तर प्रदेश, माननीय योगी आदित्यनाथ के राज्य की नगरीय बात हम कर रहे हैं। तो इन स्कूलों में जैसे एक छोटे से फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं। अब वहाँ पे बच्चों हमारे क्या है, बच्चों के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, उनके अंदर टैलेंट कूट के भरा हुआ है। बशर्ते ये कि हमें वहाँ से उसको निकालना कैसे है। अगर सर इन शॉर्ट में अगर हम बता दें, अगर सब अपने अधिकारों को समझ जाए कि हर एक बच्चे के अंदर से वो टैलेंट निकाल के बाहर हम रखें, तो आज हर एक बच्चा, हर एक नागरिक उच्च अधिकार पर होगा, उच्च अधिकार प्राप्त कर लेगा। और ये भी देखा जा रहा है कि अपने उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक आईएएस जो है बच्चे क्वालिफाई भी कर रहे हैं, निकल भी रहे हैं। पहले तो बिहार था, अब अपना राज्य हो गया है उत्तर प्रदेश। बस यही है सर कि अपना कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि पहले एजुकेशन अच्छी तरह से लें और फिर अपने अधिकारों को जानें, क्या उनका अधिकार है, उस पर विचार करें, देन प्रोसीड करें उस चीज़ के लिए। आप तो कला पक्ष के विद्यार्थी हैं, तो ये बताइए कि युवा वर्ग, इतिहास भी आपका विषय है, तो उसमें युवा वर्ग में इतिहास से सीख लेकर उसकी भविष्य की जो अपेक्षाएं हैं, उसमें क्या कर्तव्य युवाओं के अपने समाज के प्रति होने चाहिए, क्योंकि आप ही समाज के प्रहरी हैं, आगे आप ही समाज बनाएंगे। तो क्या आपके कर्तव्य हों जिससे समाज अच्छा बने। सर, हमें गांधी जी के आदर्शों को फॉलो करना चाहिए, उन्हें प्रेरणा मान के हमें उस पर काम करना चाहिए। हमें सत्य का मार्ग हमेशा चुनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज की जो कुरीतियाँ हैं उसके खिलाफ हमें हमेशा साथ खड़े होकर आवाज़ उठानी चाहिए। सब इसमें अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमारा हर वर्ग पिछड़ा हुआ, और बहुत सारे गांव के क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो गांव में बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो शिक्षा के पास नहीं आ पाते हैं, शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो इस सेक्टर में हमें बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। और जब हमारा युवा वर्ग और हमारा गांव शिक्षित होगा तो हमारा देश समृद्ध होगा। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम एक एक लोगों को अगर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो उससे हमारा जो फ्यूचर होगा वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा और कोई उन्हें बहला फुसला नहीं सकता है। और इससे ये हमारे जाति भेद और मतभेद और उच्च नीच की भावना जो होगी ये समाप्त होगी। तो इस पे हमें बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए कि हमें एजुकेशन को कैसे ग्राम स्तर पे पहुंचाया जाए। जैसा कि हमने बहुत जगह देखा है कि जो भी क्रांतियां हुई हैं उसमें एजुकेशन का और फिलोसफर लोगों का बहुत योगदान रहा है उस सब चीज़ों में। तो उसको हम कैसे, उस मैसेज को, या कोई भी मैसेज हो तो उसको कैसे हम सही तरीके से डिलीवर करते हैं, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं किसी चीज़ को लेके। तो अगर हमें लगता है कि अगर एजुकेशन सबको बराबर मिले, इक्वल अमाउंट में मिले, तो फिर हम डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर सकते हैं। जो अभी वर्तमान में डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में हमारे हैं, उन डिस्क्रिमिनेशन को हम ख़त्म कर सकते हैं। बहुत अच्छा। आप भी विज्ञान के विद्यार्थी हैं। जी सर। तो आप ये बताइए कि शिक्षा केवल सूचनाओं का प्रवाह मात्र रह गया है, जैसे उसमें क्या स्किल होनी चाहिए। शिक्षा केवल सूचनाओं का संग्रह तो नहीं है। तो एक विज्ञान के विद्यार्थी की तरह विज्ञान युवाओं को
किस प्रकार से समाज में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित कर सकता है? जैसे आपने सुना होगा सरकार स्किल इंडिया की बात करती है, स्किल बनाना चाहती है, तो विज्ञान के माध्यम से संभव हो सकता है। तो आपका क्या विचार है? सबसे पहले तो सर आपको मैं 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं बहुत बहुत करना चाहता धन्यवाद, हूँ। आपको भी शुभकामनाएं। देखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट तो बहुत से ऐसे स्कीम ला रही हैं कि जो तकनीकी क्षेत्र में जो हमारे युवा वर्ग के जो छात्र हैं उनको प्रोत्साहित कर रही है। अभी हम देखें न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है, एक तरह से देखें कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये हमारे बच्चों को एक जो उनकी आकांक्षाएं हैं पूरा करने के लिए वो विभिन्न मार्गदर्शन करता है कि बच्चे कैसे हमारे स्किल को डेवलप करके और हमारे विकास की दर को, भारत की जो दर है वो उसमें कैसे आएँ और बढ़ाएं। तो और तकनीकी जो क्षेत्र है इसमें अभी हाल ही में जो देखा जाए प्राइवेट सेक्टर से हमारे विक्रम एस करके मिसाइल जो कि प्रक्षेपण किया गया है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है प्राइवेट सेक्टर के लिए और जो प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रोत्साहन किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी बात यह है कि इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को उनको कंबाइन करके इसरो से ये अपने देश के लिए और भविष्य में भी ऐसे जो हमारे जो बहुत से ऐसे बाढ़ जो आ रहे हैं, बाढ़ आ गए, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो उन्हें पूर्वानुमान के लिए हमारे पास ऐसे कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, है अभी, लेकिन उतना नहीं है कि हम सक्षम तरीके से उसको हम एनालाइज करके और मतलब पहले हम जानकारी दे सकें उसको और जो भी आपदाएं हैं उससे हम सुरक्षित हो सकें। तो मैं मानता हूँ नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है तकनीकी क्षेत्र में, और जब से आए हैं तभी से हमारा जो तकनीकी क्षेत्र है वो बहुत काफ़ी आगे आ गया है। जी, आप तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, SSC तैयारी की? नहीं सर, हमने फिजिक्स। अच्छा, आप MSc फिजिक्स हैं। तो आप ये बताइए कि अभी जैसे भैया ने बताया कि विज्ञान के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से भारत किस प्रकार नई चीज़ें कर रहा है, तो ये बताइए विदेशों में जितने भी अन्वेषण विज्ञान के हैं ऐसे दिखाई देते हैं कि सब विदेशों में ही हुए, तो क्या आपको ऐसा कारण लगता है कि वो भारत में वो रिसर्च, वो अन्वेषण नहीं हो पा रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा है? सर एक्चुअली क्या है, जो हम चीज़ें स्कूल या कॉलेजों में सीखते हैं वो सब थ्योरेटिकल सीखते हैं, या तो मतलब गवर्नमेंट का उतना बजट नहीं होता है कि इंस्ट्रूमेंट उतना प्रोवाइड किया जाता है जिससे तरीके से जो स्टूडेंट होते हैं वो मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। थ्योरेटिकली तो उनको पता रहता है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट या कुछ तकनीकी कारणों से मतलब उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं प्रैक्टिकली। अगर वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लें तो इससे क्या होगा, उनके स्किल में बहुत डेवलपमेंट होगा, और वो चीज़ों को जब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो धीरे धीरे क्या है कि हमारी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होगा, और इससे क्या होगा कि हमारी जब यूथ में डेवलपमेंट होगा, स्किल होगा, तो कंट्री में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, जिससे क्या है कंट्री डेवलप करेगी टेक्नोलॉजी में। बहुत अच्छा। जैसा है कि जो भारत का शिक्षा बजट है उससे अमेरिका का तकनीकी शोध जो बजट है केवल मात्र वही 650 गुना ज़्यादा है। तो आपका कहना ये ठीक है कि जहाँ इतनी ज़्यादा मात्रा में पूंजी और सुविधाएं होंगी तो वहाँ पर वैज्ञानिक विकास ज़्यादा होगा। जी जी, जो स्टूडेंट माइग्रेट कर रहे हैं, MIT जा रहे हैं, वहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब चीज़ों के कारण आ जाते हैं। जी जी। अच्छा, एक बात और बताएं कि जैसे कंपटीशन की तैयारी की जा रही है तो उसमें तो सीमित अवसर हैं, तो क्या उस सीमित अवसर में इस बात की निश्चितता तो है नहीं कि सफलता मिले कि न मिले, तो हर व्यक्ति को कुछ ऐसे गुण होने चाहिए उसके अंदर से जो कि उसको कहते हैं प्लान बी होना चाहिए कि जिससे वो आगे भी अपना जीवन ले जा सके। इसके बारे में आप लोगों ने कुछ सोचा है? कोई बताएं जो आप लोगों ने जो सोचा है उसके बारे में। अभी सर मेरा फ़िलहाल MSc फाइनल होने के बाद जस्ट ही मैं रिसेंटली B.Ed में अप्लाई किया हूँ, और मेरा यही है कि अगर और मेरा मेन जो मोटिव है एग्ज़ाम का वो है स्टेट PCS का। तो मेरा प्रश्न था, जैसे कंपटीशन की तैयारी तो है विभिन्न लेवल पे, लेकिन अगर पूरे भारत में सरकारी रोजगार की बात की जाए तो जनसंख्या और शिक्षा के अनुपात में तो बहुत कम है वो।
तो जैसे इसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, उद्यमता बोलते हैं, तो उसमें क्या है कि ऐसा कभी मन में विचार नहीं आना चाहिए कि हम कोई ऐसा कार्य करें जिससे हम लोगों को भी रोज़गार देने के लायक हो सकें। ऐसा आप लोगों के मन में कुछ विचार आता है कभी? अगर आता है तो क्या ऐसा भय हो जाता है कि जिसके लिए युवा उस पर कदम नहीं बढ़ा पाते? सर देखिए, प्लान ए और प्लान बी की जो बात रही है, तो अगर मैं ये सोचता हूँ, जो मेरा सोचना है कि अगर हम प्लान ए से पहले प्लान बी के बारे में सोच लेंगे तो शायद हम प्लान ए में उतना एफर्ट नहीं डाल सकते अपना जितना हम एफर्ट डाल सकते हैं। तो इसलिए हमें पहले प्लान ए पे फोकस करना चाहिए। जब ये लगे कि अब हमसे नहीं हो पा रहा है, प्लान ए हमारा सक्सेसफुल नहीं प्रोसीड हो पा रहा है, तब हमें प्लान बी की तरफ मूव करना चाहिए। और सर इस समय बहुत सारे डाइवर्जन है कि हम कहीं भी काम कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। बट ये है कि सर स्टेबिलिटी जो होती है ना, वो सर जॉब ऐसे मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों के लिए बैकअप बहुत बड़ी चीज़ होती है सर। बिना बैकअप के हम कोई बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें बैकअप की ज़रूरत होती है, और उस बैकअप के लिए हमें अर्निंग की ज़रूरत होती है कि अर्निंग रहेगी तब हमारा जो प्रोसेस रहेगा वो काम से आया कि आर्थिक सुरक्षा को लेकर के वह जोखिम नहीं उठाया जा सकता है, नहीं उठाया जा सकता। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि युवाओं के अंदर उद्यमता क्यों नहीं आ पाती? जैसे मान लिया कोई कार्य है, आप लोग सुनते होंगे जैसे MBA चाय वाला, इंजीनियर चाय वाला, ऐसे करके बहुत सारे हैं ना। जैसे कौन सोचता था कि ओयो जैसा चीज़ होटल के माध्यम से एक छोटे ऐप से इतनी बड़ी हो जाएगी। तो ऐसी उद्यमिता या इस प्रकार से जो नवाचार होता है, उस प्रकार की बातों से युवा क्यों डर जाते हैं? मतलब क्यों नहीं? एक तो आर्थिक चीज़ बात भैया ने बताई, ये आर्थिक समृद्धि नहीं होने से डर जाते हैं लोग कि कैसे वो आगे होगा। इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? सर इसमें सबसे बड़ी बात है कि कंपटीशन की। सबसे बड़ी बात है कंपटीशन ये है कि अगर देखा जाए, अगर कोई भी यदि कुटीर उद्योग करने की कोशिश करता है तो कंपटीशन इतना तेज़ है कि वो अपने आप को, पहली बात तो पूंजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और दूसरी बात जो कुटीर उद्योग करने का जो सोच रहा है उसके पास पहले उसको जरूरी कि तकनीकी, कोई भी अगर कुटीर उद्योग करता है तो सबसे पहले उसको तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। यदि उसके पास तकनीकी ज्ञान नहीं है तो अपने कुटीर उद्योग में अपने आगे कैसे जाएगा वो नहीं जानता है। तो हम जानते हैं इसकी अवेयरनेस नहीं है कि हमको कैसे काम करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। अवेयरनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। युवाओं से बात करके ऐसा लग रहा है कि दो चीज़ें हैं कि एक होता है वेंचर कैपिटल, जिसमें आप कोई प्लान लेकर के सरकार के पास जाते हैं तो सरकार उसका हिस्सा बन करके आपको पूंजी उपलब्ध कराती है, तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराती है। उसकी हमारे देश में कहीं न कहीं कुछ कमी है। और शिक्षा का यह आयाम भी होना चाहिए कि विद्यार्थियों को उद्यमिता सिखाई जाए। जैसे वह केवल नौकरी पाने के लिए शिक्षा मात्र न करें, जैसे वो अभी रिसेंटली होने वाला तो है। जो तमाम चीज़ें हैं, सरकार इसकी तरफ बहुत आगे बढ़ रही है। हमारे साथ ओम जी मिश्र हैं, आप शिक्षा क्षेत्र से 23 वर्षों से जुड़े हुए हैं। तो आपसे यह प्रश्न है कि आप बताएं कि युवाओं का यह वार्तालाप सुन करके आपके मन में क्या हुआ कि युवा क्या सोचें, क्या सोच पा रहे हैं, इसके बारे में अपने विचार बताएं। तमाम साथियों से मिल करके काफ़ी अच्छा लगा, और हम लोगों ने विमर्श की श्रृंखला में 9 वर्ष के पूर्व संध्या पर ये एक तरह के विचार विमर्श को नया आयाम दिया है। साथियों से मिल करके एक बात तो सहज सी लगी कि आज भी अभी पूर्वांचल के इस क्षेत्र में छात्र उसी पुरानी राह पर हैं जो 20-30 साल पहले की परंपरा थी कि हमको आज के वातावरण में कोई ना कोई एक सरकारी नौकरी चाहिए। निश्चित रूप से लोअर मिडिल क्लास के लिए ये सबसे सहज सुगम मार्ग दिखता है कि पढ़ करके हम कोई एक ऐसी जगह ऑप्ट कर लें जहाँ पे हम सिक्योर्ड हो जाए, हमारी लाइफ सिक्योर्ड हो जाए। तो सोशल सिक्योरिटी जो है वो एक बड़ा बाधक बन रही है छात्रों के उन्मुक्त चिंतन में। निश्चित रूप से शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की आवश्यकता है, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के आयामों पर सोचने की और जीवन दिशा प्रदान करने की भी। छात्रों को जीवन दर्शन का भी एक बोध होना चाहिए कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, और जब उस दिशा में छात्र सोचेंगे तो निश्चित रूप से प्रतियोगिता उसका एक छोटा सा हिस्सा बन के रह जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि विमर्श अच्छा रहा। प्रस्फुटन के लिए वातावरण देना होगा, और इस वातावरण में सरकार भी सकारात्मक चिंतन मनन के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाई है।
लेकिन सामाजिक दायित्व तो बहुत बड़ा है। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना, ऐसे विचारों को प्रोत्साहित करना, ऐसे श्रमयुक्त समाज की स्थापना के लिए पुरजोर कोशिश करना, ये हम सब लोगों के लिए पुनर्नवा होना चाहिए।